स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं 11th क्लास के चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो शुरू करते हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल जो आज आपको मैं करवाने जा रहा हूँ, आपने पहले 10th क्लास में इनके बारे में पढ़ा हुआ है। सो सबसे पहले हमारे पास मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम प्लम पुडिंग मेथड या प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल से भी जानते हैं। वाटरमेलन मॉडल, इस मॉडल के अंदर थॉमसन ने एक बात कही कि थॉमसन ने कहा कि एटम इज लाइक वाटरमेलन, कि जैसे वाटरमेलन में मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, रेड पार्ट, जो कि हर जगह है इस तरीके से। तो उसने कहा कि एटम में भी जो पॉजिटिव पार्ट है, मींस वो हर जगह फैला हुआ है। और जिस तरह वाटरमेलन में सीड्स यानी ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं वो बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं, उसमें मींस धसे हुए फंसे हुए बीच बीच में कहीं हियर एंड देयर। तो इसी तरह किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो उन सीड्स की तरह फंसे हुए रहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सबसे पहले ये फिनोमिना निकला कि एटम की स्ट्रक्चर को बताना बहुत जरूरी है। तो 1898 में थॉमसन ने इसके बारे में बताया और उन्होंने ये बताया कि जो प्रोटॉन है या जो पॉजिटिवली पार्ट है एटम का, वो एटम में हर जगह फैला हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके बीच बीच में कहीं धसे हुए हैं। जैसे कि काले तिल होते हैं लड्डू के अंदर या पुडिंग के अंदर जो सीड्स होते हैं वो, या वाटरमेलन में जो उसके सीड्स होते हैं वो बीच बीच में कहीं फंसे हुए रहते हैं। और इलेक्ट्रिकली जो है वो एटम न्यूट्रल रहता है। लेकिन ये मेथड ज्यादा समय तक चला नहीं, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। इसके बाद सेकंड मॉडल जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था वो था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी कि गोल्ड फॉइल ली गई, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गई। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। जब हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसका जो न्यूक्लियस बचता है दैट इज अल्फा पार्टिकल। तो स्कैटरिंग में उन्होंने बताया कि जब आप किसी भी गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करते हो, जिसमें पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी थी जिससे कि स्कैटरिंग को देखा जा सके, क्योंकि ये पार्टिकल और ये रेज जो है वो बहुत ही अनविजिबल होती है, नेकेड आई से इन्हें देखा नहीं जा सकता, इसलिए जिंक सल्फाइड की पॉलिश की मदद लेते हैं। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट देखा, उन्होंने बताया कि किसी भी एटम के अंदर जब या किसी भी गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के पास में कोई लाइन जाती है तो वो लाइन बिल्कुल उसके न्यूक्लियस के पास जा रही है वो बिल्कुल 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक होती है, 180 डिग्री पे जाती है सीधी। मोस्ट ऑफ द जो लाइंस थी, रेस थी, वो बिल्कुल सीधा निकल गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लेकिन जो न्यूक्लियस के पास में थी लाइट रेज वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुई। इट मींस जो न्यूक्लियस है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है। तो प्रैक्टिकल क्या था इनके प्रैक्टिकल में सबसे पहले इन्होंने गोल्ड की फॉइल ली, एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल, प्लस में हीलियम का न्यूक्लियस व्हिच इज आल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल, और अल्फा को लेड बॉक्स में रखा इन्होंने जिससे कि रेडिएशन जो है वो बाहर नहीं जाए, ठीक है। और सोने की पतली जो इन्होंने फॉइल ली थी, एक बिल्कुल थिन फॉइल ली थी, उसके ऊपर जब बम्बार्डमेंट करवाई गई तो उसकी स्क्रीनिंग देखने के लिए इन्होंने पीछे जिंक सल्फाइड की पॉलिश की गई। और जब ये लाइट और ये रेज जब इस जिंक सल्फाइड की प्लेट पे गिरते हैं तो वही यहाँ पर क्या होता है, ब्राइटनेस होती है स्कैटरिंग के कारण, जिससे पता चलता है कि रेज कहाँ गई। तो इन्होंने फिनोमिना जो किया, प्रैक्टिकल किया, उसके बाद क्या रिजल्ट निकला, नंबर 1 रिजल्ट निकला कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे, मोस्ट ऑफ रेज जो है वो बिल्कुल सीधी निकल गई, स्ट्रेट निकल गई, ठीक है। दूसरा, उसमें से बहुत ही कम पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हो, ये जो चीज है ये बहुत ही कम है जो डिफ्लेक्ट हुए, और ना के बराबर लगभग 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ऐसे थे या रे ऐसी थी जो 180 पे जाके सीधा वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई है 1
80 पे। तो इसके बाद इन्होंने जो रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन, वो ये निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज होलो, बिकॉज जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मींस अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास जाएगा तो क्या होगा, रिपल होगा, तो 180 पे रिपल हो रहा है। दैट मींस कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। देन every positively charged particle or any charged particle have its field। तो जो रेज डिफ्लेक्ट हुई है उनका रीजन उन्होंने ये दिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अपना एक फील्ड रखता है और उस फील्ड में जब दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाएगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा, और इस फील्ड के बाहर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या रेज जा रही है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे निकल जाएंगे। तो इनका कंक्लूजन क्या था, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज होलो बिकॉज देयर इज नो डिफ्लेक्शन अकर ऑफ द हीलियम प्लस टू न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, और सेंटर ऑफ द एटम इज कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस। तो इनके अकॉर्डिंग जो एटम की रेडियस थी, रेडियस ऑफ एटम इन्होंने बताया कि 10⁻⁻10 मीटर के अप्रोक्सीमेट रहती है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने बताया 10⁻15 मीटर। क्लियर। और अगर आप किसी भी न्यूक्लियस को बॉल मान लो तो इसकी जो रेडियस होगी एटम की वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होगी। अगर आप न्यूक्लियस को एक बॉल मानते हो, बॉल एज्यूम करते हो, तो किसी एटम की रेडियस क्या होगी, 5 किलोमीटर होगी। ये चीज बताई इन्होंने कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज होलो और द सेंटर पार्ट व्हिच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन इट इज नोन एज न्यूक्लियस। Now we will talk about the limitation of Rutherford model। इसकी जो लिमिटेशन में नंबर 1 है वो ये नहीं बता पाया कि स्टेबिलिटी कैसे है। इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं की और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं की तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में नहीं बता पाया। दूसरा, इसने एक कॉन्सेप्ट ये भी दिया कि अगर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करता है, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सराउंडेड और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज भी कर रहा है तो रिलीज करने के कारण क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जो कि संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो अर्थ सन के सराउंडिंग सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ सन में गिर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट तो सही नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में वो डिटेल नहीं दे पाया तो इसलिए वो थोड़ा फेल हुआ। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है कि आपको मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक तरीके की रेडिएशन है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आल्सो रिटन एज EMR, और ये रेडिएशन बोथ वेव एंड पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। मींस कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जहां ये वेव नेचर की तरह काम करेगी और कुछ ऐसे हैं जहां ये पार्टिकल की तरह काम करती है। वेव नेचर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लेते हो कि मैं एज्यूम करता हूं या मैं मानता हूं कि EMR एज ए वेव है, तो ये आपको डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब फिनोमिना में यूज होगा। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आप फिजिक्स में पढ़ते हो। और इसी तरह पार्टिकल नेचर आपको शो मिलेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें आपको पार्टिकल नेचर की तरह यूज करना पड़ता है। तो EMR क्या है? मैक्सवेल ने 1870 में एक कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं, accelerated, then they form electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस होती है जिन्हें कहा जाता है EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जिस तरह लाइट है, लाइट भी एक तरीके की रेडिएशन है, और सबसे पहले न्यूटन ने
ये माना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में आती है, और मैक्सवेल ने बताया कि लाइट जो है वो बोथ पार्टिकल और वेव नेचर में काम करती है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और उसने एक इस कॉन्सेप्ट के बाद इन्होंने बताया कि जो लाइट है वो किस तरह से ट्रेवल करती है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अगर आप 3D के अंदर ये फिनोमिना देखोगे तो 3D में आपको फिनोमिना इस तरीके से नजर आएगा। ये मैंने 3 एक्सिस ले लिए। तीनों एक्सिस के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस तरह ये मैं दिखाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको। ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनी लाइट और चार्ज पार्टिकल। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वो फ्लो हो रहा है उसको। और इसी लाइट के परपेंडिकुलर यानी इस एक्सिस पे हमारे पास क्या रहेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरीके से शो कर दो। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, और वहां क्या होगा, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों परपेंडिकुलर रहेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इनके परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और दैट चार्ज पार्टिकल। कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल लाइट है हमारे पास, तो लाइट की वेलोसिटी बताई गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसके लिए एक फिनोमिना दिया गया कि c = म्यू लैम्डा, जहां म्यू फ्रीक्वेंसी लिया गया है और लैम्डा उसकी वेव लेंथ ली गई है, विच इज शोन बाय दिस एक्सिस लैम्डा। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन निकलता है कि म्यू = c/लैम्डा। इसके साथ साथ एक और फंक्शन दिया गया हमारे पास वेव नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बार एंड रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ जो हमारे पास है उसका यूनिट रहेगा मीटर, और वेव नंबर का यूनिट रहेगा मीटर इनवर्स, क्योंकि लेंथ है, लेंथ जो मेजर की जाती है वो मीटर में ही की जाती है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग लैम्डा वाली जो लाइट्स है, रेडिएशंस है, वो मिलकर क्या बनाती है, एक स्पेक्ट्रम बनाती है। स्पेक्ट्रम जिस तरह आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करने पे 7 कलर का बनता है एक स्पेक्ट्रम, उसी तरह रेडिएशन में भी होता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वाली जो लाइट्स हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन करती है। स्पेक्ट्रम में अलग अलग रहते हैं, जैसे रेडियो के लिए फ्रीक्वेंसी रहती है 10⁶ हर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो। इसी तरह माइक्रो वेव रेडिएशन जो है उसके लिए फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारे पास 10⁻²। इंफ्रारेड के लिए फ्रीक्वेंसी रहेगी 10⁻³ अल्ट्रावायलेट यूवी के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहती है 10⁻16 हर्ट्ज, और विजिबल लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी रहती है 10⁻15 हर्ट्ज। इस तरीके से क्लियर है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपने, जैसे कि एक न्यूमेरिकल आपको गिवन है कि विविध भारती रेडियो स्टेशन है दिल्ली का, जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 1368 किलोहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है उनकी। और इसके बाद आप फाइंड करना चाहते हो उनकी वेव लेंथ, आपको फाइंड करनी है। तो हमें रिलेशन मालूम है कि लैम्डा = c/μ होता है। c आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये किलो हर्ट्ज में है फ्रीक्वेंसी, तो इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास लैम्डा आएगा 219.3 मीटर। तो ये इस तरीके से आप लैम्डा और म्यू जो है वो किसी भी क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे मैं देखता हूँ आपको, ये क्वेश्चन है 5800 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा है किसी लाइट का, येलो लाइट है, आपको उसका वेव नंबर फाइंड करना है, एंड यू आल्सो हैव टू फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। सो फॉर वेव नंबर 1/लैम्डा 1/5800 एंगस्ट्रॉम का मींस होता है 10⁻⁻10 मीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर।
सो सॉल्व कर लेंगे और जो म्यू है, म्यू की वैल्यू क्या रहती है c ओवर लैम्डा, सो c into 10⁸ और लैम्डा है 5800 into 10⁻⁻10। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 5.172 into 10⁻14 सेकंड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स?